हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बुक 2 का, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 4 है ना। पहले 3 चैप्टर्स हम लोग देख लिए, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने किस तरीके से इंडिया को शेप करा, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट को हम लोगों ने इंडिया में इंक्लूड करवाया, कैसे हम लोगों ने हमारे टेरिटोरियल बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करा और इंटरनल बाउंड्रीज यानी कि स्टेट्स कैसे बनाए हम लोगों ने, या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हम लोगों ने कैसे किया, वो हम लोगों ने देख लिया था। चैप्टर नंबर 2 यानी कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का डोमिनेंस आता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किस तरीके से स्टार्ट होती है इंडिया की पॉलिटिक्स में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने देखा, वो देखा हम लोगों ने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का। और पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा किस बारे में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, बॉम्बे प्लान के बारे में देखा हम लोगों ने। चौथा चैप्टर हमारी एनसीईआरटी एक स्टेप और हम लोगों को फॉरवर्ड लेकर जा रही है और कह रही है कि चौथा चैप्टर पढ़ाइए सर। और ये जो चौथा चैप्टर है, इसको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कह लो या इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया के रिलेशंस किस तरीके के थे विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। इंडिया के रिलेशंस बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ कैसे थे, पड़ोसियों के साथ कैसे थे, उसके बारे में देखेंगे। इंडिया चाइना को हम लोग खास करके देखने वाले हैं इसमें, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीयूटी से रिलेटेड वीडियोस, सीयूटी के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट देखते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है ये बता रहा है हमें कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर। तो सही बात है, 1947 में आज़ादी हो जाती है। आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो काफ़ी सारे मसले छोड़ के जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और चाइना की बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं थी, है ना। और बहुत सारे बांग्लादेश के साथ भी या ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी हम लोगों को काफ़ी सारे एनक्लेव्स एक्सचेंज करने थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डिस्प्यूट छोड़ के चली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम हमारा था, हमारा और पड़ोसी कंट्रीज़ का, ठीक है। तो अपन ज़रा देखेंगे कि इंडिया का रिलेशन कैसा रहा अपने पड़ोसी कंट्री के साथ इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस वाले चैप्टर में। आइए देखते हैं आगे क्या बता रहा है हमें। एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। ठीक है, तो इंडिया का हम लोग देखा था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस पार्टीशन के साथ आया, और पार्टीशन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम लोगों ने इसमें क्या कहा कि हम लोग इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे, है ना, पूरी दुनिया में पीस लेकर आएंगे, और हम लोग बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और कोऑपरेशन से काम करेंगे। कहीं पर लड़ाई हो रही होगी तो उस लड़ाई को रुकवाने में, मीडिएशन करवाने में भी हमारा हाथ होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है, एज अ नेशन born in the backdrop of the world war, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। तो हम लोग security achieve करना चाहते हैं कैसे? Peace को maintain करके। Due to the Cold War, the world was getting divided into these two camps, US and USSR। अब जरा इधर देखो, ये है दुनिया। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक हुआ? तो हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 अलाइड कंट्रीज और एक्सिस कंट्रीज के बीच में हो रहा था। अलाइड कंट्रीज जीत जाती है, एक्सिस कंट्रीज हार जाती है। अलाइड कंट्रीज से, यानी कि जो विनिंग ग्रुप है, 2 कंट्रीज ऐसी उभर के आती है जो कि अब सुपर पावर बनने वाली है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। और ये जो 2 कंट्रीज है, इनका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। तो ये जो 2 कंट्रीज़ है, यूएसए और यूएसएसआर, ये अपना डोमिनेंस पूरे दुनिया में दिखाना चाहती है, और इसी वजह से दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाएगा, और एक ईस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पर यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था, ये अपना डोमिनेंस दिखाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया है। तो दुनिया जो है वो बाइपोलर हो गई थी। क्या हो गई थी? बाइपोलर। और जैसे ही कोई नई कंट्री आज़ाद होती थी तो ये लोग प्रेशर बनाते थे उस कंट्री पे कि भैया तू हमारे ग्रुप में आ जा, यूएसए के ग्रुप में आ जा, यूएसएसआर के ग्रुप में आ जा।
इंडिया भी जब इंडिपेंडेंट हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाह रहा था कि हम लोग उसके ग्रुप में चले जाए, यूएसएसआर चाह रहा था कि हम उसके ग्रुप में चले जाए, लेकिन हम लोगों ने तीसरा ही रास्ता अपनाया। क्या अपनाया उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए ज़रा क्या बता रहा है आगे हम लोगों को, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में ज़रा सुनो। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि भैया मैं ना तो यूएसए के ग्रुप में जाऊँगा, ना ही मैं यूएसएसआर के ग्रुप में जाऊँगा। ठीक है, ना यूएसए के ग्रुप में ना यूएसएसआर के ग्रुप में। इंडिया ने कहा कि मैं तीसरा ही रास्ता अपनाऊंगा, मैं अपना खुद का ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम होगा नैम, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये 5 लोग मिलकर बनाते हैं, या 5 कंट्रीज इसकी फाउंडर है, 5 कंट्रीज मिलकर इसको बनाती है। ये जो 5 कंट्रीज है इसमें कौन कौन है, इसमें इंडिया है, इसमें घाना है, इसमें यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया अब कोई कंट्री नहीं है यूगोस्लाविया नाम की, है ना, इसमें इजिप्ट है और इसमें इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ठीक है, और ये 5 कंट्रीज मिलकर क्या बनाती है, नैम बनाती है। ठीक है, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाती है। ठीक है सर, समझ में आ गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाती है। लेकिन है क्या सर ये, है ना, इनका कहना है कि हम लोग सारी की सारी अभी अभी आज़ाद हुई कंट्रीज़ है, 1947 के बाद या 1945 के बाद आज़ाद हुई कंट्रीज़ है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, गरीब कंट्रीज़ है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग तुम्हारे ग्रुप में नहीं आएंगे, है ना। दुनिया सिर्फ तुम्हारे भरोसे या तुम्हारे हिसाब से क्यों चले, है कि ना, हम भी दुनिया के हिस्से, और दुनिया जो है हमारी तरीके से भी चलनी चाहिए। तो हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का एक ग्रुप बनाया। क्वेश्चन है कि सर कब बनाया, तो 1955 में एक मीटिंग हुई बंडुंग में। कहाँ पर हुई, बंडुंग में। ठीक है, और बंडुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और इस मीटिंग को बोला जाता है बंडुंग कॉन्फ्रेंस। क्या बोला जाता है, बंडुंग कॉन्फ्रेंस। और बंडुंग कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने बना दिया, बंडुंग कॉन्फ्रेंस में एस्टेब्लिश हो जाता है नैम। तो कोई पूछे नैम कब बना, तो नैम 1955 में बना। नैम कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था, बंडुंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था। ठीक है, ठीक है सर, डन है। फिर क्या हुआ सर, नैम की पहली मीटिंग कब हुई, नैम तो अब तो बना है नैम, लेकिन इसकी फर्स्ट मीटिंग, तो इसकी जो फर्स्ट समिट है या फर्स्ट मीटिंग है इसकी, वो हुई थी कब, फर्स्ट समिट इसकी हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, 1961। क्वेश्चन ये है कि सर बेलग्रेड कहाँ पर है, तो बेलग्रेड वाज द कैपिटल ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है, बाद में यूगोस्लाविया 6 अलग अलग कंट्रीज में टूट जाएगा, और आज अगर हम लोग देखें तो बेलग्रेड इज़ द कैपिटल ऑफ सर्बिया। ठीक है, 6 अलग अलग कंट्रीज में टूट जाता है, अलग बात है। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि दुनिया जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन हम लोग उन 2 हिस्सों का पार्ट नहीं बनना चाहते। हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम अपना तीसरा रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अच्छा, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि नैम जो है वो किसके दिमाग की पैदाइश है, नैम इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हुम। तो नैम जो है इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये आइडिया, नैम बनाने का आइडिया किसका था, तो इट वाज द आइडिया ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपन, आगे देखिए इधर क्या होता है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, द कोल्ड वॉर पीरियड, हम सबको पता है कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो कोल्ड वॉर का पीरियड है फ्रॉम 1945 टू 1991। The Cold War period was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the 2 blocks led by the superpowers, the US and USSR। ये बोल रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बाइपोलर हो चुकी है ना। आधी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फॉलो कर रही है, आधी दुनिया यूएसएसआर को फॉलो कर रही है ना। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैपिटलिज्म चल रहा है, तो बाकी सारे लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के यूएसए को फॉलो कर रहे हैं। यूएसएसआर को अगर हम लोग देखें तो ये सोशलिज्म कम्युनिज्म के हिसाब से चलता है, तो बाकी सारी दुनिया इसको फॉलो कर रही है कि ना। दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग इन दोनों के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना नया रास्ता बनाएंगे। ठीक है, द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट्स लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो हम सबको पता है कि इसी टाइम पीरियड में जब इंडिया आज़ाद हो रहा है, इसी टाइम के पीरियड में जब इंडिया नैम के रास्ते को चुन रहा है, या दुनिया जब बाइपोलर हो चुकी है, इसी टाइम के पीरियड में 1945 या हम लोग बोले 24 अक्टूबर 1945 बन के रेडी हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, है ना। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड डेवलपमेंट्स लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स भी इसी टाइम पीरियड में बन रहे हैं, है ना। यूएसए और यूएसएसआर ही सबसे पहले बनाएंगे। द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, चाइना भी इसी टाइम पीरियड में आज़ाद हो रहा है
है ना। हम लोग आज़ाद हुए 1947, चाइना आज़ाद होता है 1949, ठीक है, माओ ज़ेडुंग के लीडरशिप में। एंड द बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, और यहाँ से स्टार्ट होती है डीकोलोनाइजेशन की बिगनिंग, यानी कि जो देश स्लेव बने हुए थे, गुलाम बने हुए थे यूनाइटेड किंगडम के या फिर फ्रांस के या फिर पुर्तगाल के या फिर डच वालों के या फिर डेनमार्क वालों के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो सारे के सारे अब आज़ाद होने स्टार्ट हो गए। तो इंडिया जब आज़ाद हो रहा है तो इंडिया, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, दुनिया में और क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस बन रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन हो रहा है ना, कंट्रीज, नई नई कंट्रीज आज़ाद हो रही है, ठीक है, और क्या, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं। डन। चलिए आगे आते, थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। नेहरूज रोल। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुनो जरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के फ्रॉम 1946 टू 1964, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उसके थ्रू हम लोगों को इंतरिम गवर्नमेंट या टेम्पररी गवर्नमेंट बनानी है। ये जो इंतरिम या टेम्पररी गवर्नमेंट है, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 1946 से ही प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ही वॉज नॉट ओनली द, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, ही वॉज नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ही वॉज ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1946 टू 1964। क्लियर। देखो जरा क्या बता रहा है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1964 तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को भी संभालेंगे। क्यों? बिकॉज ही इज ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी। अब देखो, नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के तीन बड़े बड़े गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द थ्री या व्हाट वर द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहला क्या है? टू प्रोटेक्ट द हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और ये आज़ादी अब हम लोग किसी के हाथ में नहीं दे सकते। यूएसए के ग्रुप में चले गए तो यूएसए के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यूएसएसआर के ग्रुप में चले गए तो यूएसएसआर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हम दोनों ग्रुप में नहीं जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी। दूसरा, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, हमें अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान घुस जाए और हमारा एरिया छीनना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है ना, इंडिया टूटना नहीं चाहिए। और तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पिछले सेकेंड चैप्टर में कि इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। इंडिया में लगभग 85% लोग इलिटरेट है, गरीब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़े लिखे नहीं है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक नहीं आएगा, पैसा जब तक नहीं आएगा, तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो जल्दी जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो दिस वर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, है ना। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। He wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इन तीनों चीज़ों को अचीव करने का, और वो है नॉन अलाइनमेंट। मतलब ना हम लोग यूएसए के ग्रुप में जाए, ना हम लोग यूएसएसआर के ग्रुप में जाए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग ये तीनों की तीनों ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन पॉलिसी के अचीव कर सकते हैं। हम लोग अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, हमारी हार्ड अर्न्ड सोवेरेनिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, और हम लोग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर किसी के भी झांसे में आ जाए तो डेवलपमेंट गया भाड़ में, ठीक है। और नॉन अलाइनमेंट या तीसरा रास्ता जो हम लोग अपनाया, वो किस लिए अपनाया? ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेहरूज रोल, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक फॉरेन मिनिस्टर थे? जरा फटाफट से लिख कर दिखाओ। डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया कह रहा है कि भैया हम लोग देखना चाहते हैं एक पीसफुल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसमें सब लोग सुख शांति से, चैन से, कोऑपरेटिव तरीके से रहे, है ना। लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग वहाँ रह रहे हो, हम लोग यहाँ रह रहे, हम आराम से रहे, तुम आराम से रहे, ठीक है। और क्या, दोस्ती बनी रहे,
ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब जरा ध्यान सुनो क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि हम लोगों को क्या अचीव करना है, हम लोगों को पीसफुल वर्ल्ड बनाना है। लेकिन पीसफुल वर्ल्ड कैसे बनेगा? पीसफुल वर्ल्ड तब बनेगा जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है ना, डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन एक दूसरे को हराना चाहते हैं। ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है ना। अगर हम लोग देखें, क्या इंडिया पाकिस्तान की ही लड़ाई देखो लो, है ना। पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट करता था, इंडिया को यूएसएसआर सपोर्ट करता था, है ना। इंडिया वॉज नॉट इन द ग्रुप ऑफ यूएसएसआर, बट ईस्टर्न वर्ल्ड में आता है तो यूएसएसआर सपोर्ट करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और प्लस इंडिया के और यूएसएसआर के रिलेशंस भी हमेशा से अच्छे रहे। दूसरी चीज़, कोरियन वॉर चल रहा है, उसमें भी यूएसए और यूएसएसआर का हाथ है ना। कोरियन वॉर चला 1950 से 1953, 1950 से लेकर 1953, है ना। और कोरियन वॉर में क्या था? नॉर्थ कोरिया था और साउथ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता था यूएसएसआर, साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हर जगह लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। ऐसे ही वियतनाम वॉर चल रहा था, ठीक है। नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर चाइना सपोर्ट करते थे और साउथ वियतनाम को सपोर्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? हम लोग देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, यानी कि 1945 से लेकर 1991 के बीच में, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है दोनों सुपर पावर्स का, ठीक है। और इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि भैया हम चाहते हैं पीसफुल वर्ल्ड, और जहाँ पर भी लड़ाई हो रही होगी हम लोग रोकने के लिए रेडी है। समझ में आया कि नहीं? और इसी वजह से हम लोग यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि अपने लोग भेजते थे, ठीक है। सर हम लोग पैसा भेज सकते हैं, हथियार भेज सकते हैं, होंगे तो बेचेंगे ना। हमारे पास ना पैसा है ना हथियार है, लेकिन लोग हैं, पॉपुलेशन है ना। तो सोल्जर्स की तरह हम लोग यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हम लोग भेजते थे। तो ये क्या बता रहा है? हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्यों अपनाई? इस वजह से ताकि हम लोग इन दोनों ग्रुप से दूर रह सके और दुनिया में पीस लाने की बात कर सके। आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड द स्विस कैनल, अब जरा ध्यान सुनो क्या बताएगा। 1956 में अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट के यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट है, सी ट्रेड का रूट है, सी ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, और इस रूट का नाम है स्विस कैनल। स्विस कैनल, ये स्विस कैनल है, यहाँ से दुनिया का 30% ये लगा लो सी ट्रेड होता है, या उससे भी ज़्यादा सी ट्रेड होता है, ठीक है। जो इसको कंट्रोल करेगा पैसा आएगा उसके पास, है कि ना। अब इजिप्ट में ही आता है ये, तो इजिप्ट वाले इसको कंट्रोल करते थे, लेकिन इजिप्ट के ऊपर पहले इंग्लैंड का रूल था, ठीक है। तो हुआ क्या, 1956 में इजिप्ट का जो लीडर था जिसका नाम था गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर ने क्या करा? गमाल अब्दुल नासर ने इस स्विस कैनल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब ये बता दिया कि ये मेरा है, मेरा मतलब इजिप्ट की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इंग्लैंड वालों को बुरा लग गया, अब इजिप्ट को तो आज़ादी मिल चुकी है, इंग्लैंड वालों को बुरा लग गया। 1956 में यूनाइटेड किंगडम ने या इंग्लैंड ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे। अच्छा, इजिप्ट किसका मेंबर है? नैम का, है ना। इजिप्ट इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नैम। इजिप्ट किसका मेंबर है? नैम का मेंबर है। तो इंडिया ने आवाज़ उठाई और इंडिया ने वर्ल्ड प्रोटेस्ट करा और बोला कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना अटैकिंग वगैरह, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कॉलोनाइजेशन दोबारा नहीं करोगे, अब वो आज़ाद कंट्री है और वो उसका रूट है, वही संभालेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन नॉन अलाइनमेंट के थ्रू क्या करना चाह रहा है? वॉर्स वगैरह रुकवाना चाह रहा है। इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. इंडिया ने कहा कि अब ये नई तरीके से colonial invasion नहीं करोगे, अटैक नहीं करोगे, है ना। दोबारा से कब्जा करने की टेक्निक ही तो है तुम्हारी, ठीक है। पाकिस्तान joined the US led military alliances, ये तो हमें पता है, ठीक है। 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। और ये जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पहले 2 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन? एक होता है पाकिस्तान और थाईलैंड। इन लोगों ने इकट्ठा ही ज्वाइन किया था,
है ना, तो दोनों तरफ 1 लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है, थाईलैंड। ठीक है, तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। आगे ना, बाइपोलर वर्ल्ड में एक सुपर पावर के साथ चला गया पाकिस्तान, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम दोनों सुपर पावर्स के साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान joined the US-led military alliance and the US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बुरा लग रहा है कि भैया पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन अभी अलग हुआ, और पाकिस्तान तो मेरा पार्ट बन चुका है, मेरे साथ दोस्ती कर ली, मेरे ग्रुप में आ गया। इंडिया में किस बात का घमंड है भैया, इंडिया क्यों नहीं आ रहा मेरे ग्रुप में? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बुरा लग रहा है इस बात का, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ भी कर सकता है इंडिया को अपनी टीम में लेने के लिए, है ना। द यूएस ऑल्सो रिजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इतना बुरा लगता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इल्ज़ाम लगाता था इंडिया पे कि इंडिया जो है सिर्फ दिखाने के लिए नैम का मेंबर है, लेकिन असलियत में ये यूएसएसआर का सपोर्टर है। आया कि नहीं आया समझ? चले आगे, चल आगे आते हैं, एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में बताते हैं। तो जो मैंने बताया नैम के बारे में वही बताया जाएगा। एफ्रो एशियन यूनिटी जब भी बात आई तो एफ्रो एशियन यूनिटी यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ की यूनिटी का पीक पॉइंट है नैम बनना, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनना 1955 में। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है। नेहरू एरा वॉज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया and other newly independent states in Asia and Africa. Under his leadership, India convened। अच्छा इधर देखो हुआ क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे एशिया में भी, एशियन कंट्रीज़ में भी और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। सर क्यों अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे? इंडिया भी गुलाम था, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी गुलाम थी कॉलोनियल पावर्स की। ठीक है, सबको आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे, इंडिया के नेशनल मूवमेंट के लीडर्स, साउथ अफ्रीका के नेशनल मूवमेंट के लीडर्स, क्या नाम है, इंडोनेशिया के नेशनल मूवमेंट के लीडर्स, ये सब आपस में मिलते रहते थे। ठीक है, और फिर हुआ क्या, इंडिया की आज़ादी से पहले ही नेहरू जी ने क्या करा, इंडिया की आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में हम लोगों ने इंडिया में दिल्ली में करवाया एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। क्या करवाया? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवाया दिल्ली में, जिसमें एशिया के सारे लीडर्स को बुलाया गया था। मतलब इससे हम लोग क्या पता लग रहा है, इससे हम लोग ये पता लग रहा है कि इंडिया ये दर्शाना चाहता है कि एशिया में हमारा एरिया अच्छा खासा बड़ा है इंडिया का, एशिया में वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज़ हम लोग बनने वाले हैं, है ना, आने वाले टाइम में। तो हम लोग किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवाया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के ऊपर इंडोनेशिया का लीडर था सुकर्नो। कौन लीडर था? सुकर्नो। तो इंडोनेशिया का जो लीडर है सुकर्नो, इंडोनेशिया पे रूल करते थे डच मतलब नीदरलैंड्स के लोग। ठीक है, और इंडिया को पहले आज़ादी मिल गई, इनको अभी तक मिली नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई। सर क्यों करवाई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है ताकि डच जो है ये समझ जाए बात को कि इंडोनेशिया बहुत टाइम पीरियड से नेशनल मूवमेंट कर रहा है, अब उसको आज़ादी की ज़रूरत है, अब छोड़ के चले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? एशियन यूनिटी देखने को मिल रही है, एशियन अफ्रीकन यूनिटी देखने को मिल रही है, आगे ना। इजिप्ट के ऊपर अटैक हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने करा, तो हम लोग क्या देखने को मिला कि भैया इंडिया ने प्रोटेस्ट करा, है ना। तो गमाल अब्दुल नासर और किसकी, नेहरू जी की दोस्ती दिख रही है। ठीक है, तो देखो जरा क्या बता रहा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, इंडिया कन्वीन्ड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था और इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही हम लोगों ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस करवाया था। ठीक है, आगे आते हैं। The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, which is known as Bandung Conference, and marked the establishment of the NAM। तो ये क्या बता रहा है? 1955 में मीटिंग होती है किसकी? 5 अलग अलग कंट्रीज़ की। अब वो 5 कंट्रीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया से थे कौन? इंडोनेशिया से थे ये बंदा जिनका नाम है सुकर्नो। ठीक है, यूगोस्लाविया से था
ये बंदा जिसका नाम है जोसेफ ब्रोज टिटो, ठीक है। इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया से कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। घाना से एक बंदा होगा जिसका नाम है क्वामे नक्रुमा, ठीक है। और एक और बंदा है, ये वाला बंदा। सर ये कौन है? ये है इजिप्ट से, जिसका नाम है गमाल अब्दुल नासर। क्या नाम है? गमाल अब्दुल नासर। तो ये तीनों मिलकर, ये पांचों मिलकर क्या करते हैं? 1955 में मीटिंग करते हैं बंडुंग में, जिसको अपन बंडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और बंडुंग कॉन्फ्रेंस में ही नैम बन जाता है। नैम की पहली मीटिंग, फर्स्ट समिट बेलग्रेड में होती है, यानी कि यूगोस्लाविया में होती है, 1961 में होती है, ठीक है। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि सितंबर 1961 में तो पहली मीटिंग हो रही है। इस पहली मीटिंग में 25 मेंबर्स थे, 25 मेंबर्स, ठीक है। तो जब नैम बना था तो इसमें 5 मेंबर्स थे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में 25 मेंबर्स हो गए, यानी कि बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को ये आइडियोलॉजी अच्छी लग रही थी कि भैया हम लोग दोनों सुपर पावर से दूर रहे, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, चाइना के साथ ज़रा देखते हैं। तो हम सबको पता है इंडिया कब आज़ाद हुआ? तो इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में। चाइना कब आज़ाद हुआ है? तो चाइना आज़ाद हुआ है 1949 में, हाँ कि ना, ठीक है। चाइना क्या करता है? चाइना आज़ाद तो होता है 1949 में। 1950 में चाइना तिब्बत कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है? तिब्बत कैप्चर। कब किया? 1950। ये देखो, ये इंडिया है, इंडिया है, ठीक है। ये है तिब्बत वाला इलाका, ये रहा, ये है तिब्बत, और ये है चाइना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये चाइना है। चाइना और इंडिया की कभी लड़ाई नहीं हुई है ना? कभी सुना है इंडिया और चाइना की कभी लड़ाई हुई है? ठीक है। लेकिन अब सीन क्या होगा? 1962 से पहले की बात बता रहा हूँ। 1962 में तो होगा इंडो चाइना वॉर, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ। कभी, है ना, इतने रूलर्स रहे, है ना, मुग़ल एम्पायर रहा, दिल्ली सल्तनत रहा, उस ब्रिटिशर्स रहे। उससे भी पहले अगर हम लोग देखें, वर्धन डायनेस्टी रही, कुशाना डायनेस्टी रही, शाका डायनेस्टी रही, मौर्यन एम्पायर रहा, गुप्ता एम्पायर रहा। लेकिन किसी भी टाइम पीरियड में हम लोग क्या देखने को नहीं मिल रहा है? किसी भी टाइम पीरियड में हम लोगों को इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है। क्यों? एक तो हिमालयाज़ है बीच में, इस वजह से लड़ाई नहीं देखने को मिल रही है, नेशनल बाउंड्रीज है। दूसरा, तिब्बत है बीच में। तिब्बत जो है इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट की तरह काम करता था, मतलब इंडिया और चाइना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही नहीं आता था, बफर स्टेट था। लेकिन अब सीन क्या हुआ? 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अच्छा, तिब्बत को इंडिया भी क्लेम करता था। इंडिया कह रहा है कि तिब्बत हमारा, चाइना कह रहा है कि तिब्बत हमारा, है ना। तिब्बत कहता भैया हमसे तो पूछो। तिब्बत कह रहा है कि हम तो हमेशा से आज़ाद थे और हमेशा से अलग थे, बहुत शांति प्रिय लोग हैं हम लोग। क्लियर ना? तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। 1950 में चाइना को कब्जे में ले लिया, चाइना ने तिब्बत को कब्जे में ले लिया 1950 में। सर आगे क्या होता है? अच्छा, आप लोगों में से किसी को इसका क्या चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए और मैसेज करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, क्लास 12th की मैं ऐड कर दूंगा, आप लोगों को सारी की सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब ज़रा ध्यान सुनो, इंडिया और चाइना बहुत नज़दीक आ गया अब। अच्छा, अब हुआ क्या? 1954 आता है। 1954 में इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट करते हैं, है ना। 29 अप्रैल लगा लो, 29 अप्रैल 1954 इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट करते हैं, और इस एग्रीमेंट का नाम है पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट। और ये जो पंचशील एग्रीमेंट है 1954 का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। सारे याद करने की सर ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन, है ना, बोर्ड्स में हमारे। लेकिन पंचशील एग्रीमेंट 1954 में होता है। इसमें बोला जाता है कि इंडिया चाइना एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, तुम हमारी रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, बढ़िया। दूसरा बोला जाता है कि इंडिया चाइना
एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना का फ़ायदा हो, इंडिया का भी होगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडिया का फ़ायदा हो, चाइना का भी होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्रीमेंट में लिखी जाती है वो ये होती है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं है ना? दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में, चाइना में क्या हो रहा है इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और इंडिया में क्या हो रहा है चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तीसरा क्या था? नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर्स। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि पंचशील एग्रीमेंट के टाइम पीरियड में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रीमियर ऑफ चाइना कौन है। ठीक है, तो याद रखना इंडिया की तरफ से पंचशील एग्रीमेंट पे साइन ऑफ कोर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और चाइना की तरफ से ज़ोउ एनलाई ने किया था, ज़ोउ एनलाई ने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़, चाइना आज़ाद हुआ जैसे कि मैंने बताया 1949 में, इसको अपन चाइनीज़ रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। और चाइनीज़ रिवॉल्यूशन जो है वो माओ ज़ेडुंग के अंडर में आया था। किसके अंडर में? माओ ज़ेडुंग के अंडर में। ठीक है, अब जब 1954 में हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात थी, है ना? एक दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना था, है ना? रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तो हम लोगों ने भी मान लिया कि भैया चलो तिब्बत जो है तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो बड़ी कंट्रीज़ है, पड़ोसी कंट्रीज़ है, इन दोनों का इकट्ठा आना, कोऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना? देखो क्या होता है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना। अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। पाकिस्तान के साथ तो हमारी लड़ाई ही हो गई थी 1947 में ही, अक्टूबर आते आते, ठीक है, कश्मीर के मुद्दों को लेकर। लेकिन चाइना के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे दोस्ती वाले नाते से हम लोगों ने शुरुआत करी। आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब हुआ क्या था, 1949 में चाइना जो है वो आज़ाद हो गया था, और वहाँ पर माओ ज़ेडुंग की सरकार आ गई थी, कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ जो है वो मान नहीं रही थी कि चाइना जो है अब कम्युनिस्ट चाइना है। लेकिन इंडिया पड़ोसी होने के नाते इंडिया कहता है कि नहीं, चाइना अब कम्युनिस्ट चाइना है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिसने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि भैया अब चाइना कम्युनिस्ट चाइना है। ठीक है, चलिए आगे आते। Some of his colleagues like वल्लभ भाई पटेल were worried about a possible Chinese aggression in future। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त और उस टाइम पीरियड के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि यार मुझे ना इन चाइना वालों पे शक बहुत होता है ना, ये कभी ना तो देख लेना ये अटैक करेंगे हमारे पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यार चाइना दोस्त है अपना, है ना, अगर मैं दूर की भी सोचूं ना तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी अटैक करेगा, जब तक हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है ना। तो वल्लभ भाई पटेल को हमेशा से चाइना वालों पे शक रहा, चाइना वाले अटैक करेंगे ऑफ कोर्स आगे जाकर, ठीक है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे, बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना, है ना। मैं दूर की भी सोचूं तो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही, ठीक है। आगे आते हैं, द जॉइंट इनिशिएशन ऑफ पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो पंचशील का मतलब क्या है, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय द इंडियन Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29th April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज़ोउ एनलाई दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों पंचशील एग्रीमेंट साइन करते हैं 1959 में, और पंचशील एग्रीमेंट साइन होते ही इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तिब्बत। तो तिब्बत के बारे में तो मैंने बता ही दिया, है ना। तिब्बत के बारे में एक और चीज़ सुनो ज़रा। तिब्बत का जो पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर है, उसको अपन कहते हैं दलाई लामा,
है ना। याद रखना दलाई लामा जो है ये एक पोस्ट का नाम है, दलाई लामा पोस्ट का नाम है। पोस्ट मतलब पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो भी बंदा उस पोस्ट पे बैठता है तो उसको अपन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, है ना। वैसे ही जो भी बंदा तिब्बत का पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, दलाई लामा। दलाई लामा भी चेंज होते रहते हैं, है ना। तो तिब्बत का पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, ठीक है। हुआ क्या 1956 में ज़ोउ एनलाई दलाई लामा के साथ इंडिया आता है। किसके पास आएंगे? ऑफ कोर्स नेहरू जी के पास। कौन से ईयर में? 1956 में, ठीक है सर। फिर क्या हुआ, जब दलाई लामा के पास आ गए तो नेहरू जी के पास आए, इंडिया में आए। जब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना में जाता था या फिर चाइना का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आता था तो बहुत क्राउड होती थी, लोगों को पसंद आता था कि भैया हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात चलती थी। तो हिंदी चीनी भाई भाई कब से चल रही है बातें? पंचशील एग्रीमेंट के टाइम से, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा है, अब क्राउड वेलकम करती थी, बहुत वार्म वेलकम देते थे चाइना वाले इंडिया वालों को और इंडिया वाले चाइना वालों को, ठीक है। 1956 में ये दोनों इंडिया आ रहे, जवाहरलाल नेहरू से मिल रहे हैं, और दलाई लामा जो है ये भी नेहरू जी से मिल रहे हैं। और दलाई लामा नेहरू जी को कहते हैं कि यार इन लोगों ने ना बहुत तंग किया हमें, चाइना वालों ने, है ना। ये देखो, ये है चाइना, ये है तिब्बत, ठीक है। तो दलाई लामा बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि यार ये लोग बहुत तंग करते हैं हमें चाइना वाले, और हम भी मानते हैं कि अब तिब्बत जो है वो तिब्बत नहीं है, बल्कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कम से कम हम लोगों को ऑटोनॉमी तो दे दो, हम लोगों को कम से कम सेल्फ रूल तो दे दो, है ना। हम तुम्हारे ही कंट्री का पार्ट है, लेकिन हमारे एरिया को तो हम खुद रूल करें, है ना। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू प्लीज़ ये बात ज़ोउ एनलाई तक पहुंचाइए कि ये हमें क्या कर दे, ये हमें ऑटोनॉमी दे दे, सेल्फ रूल दे दे, ठीक है। पंडित जी कहते ठीक है, बता देंगे, है ना। जवाहरलाल नेहरू जाते हैं ज़ोउ एनलाई के पास और ज़ोउ एनलाई को बोलते हैं कि भैया दलाई लामा कह रहा है कि उसको ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ रूल दे दो, है ना, दे दो इसको सेल्फ रूल, क्या ही दिक्कत है ना। तो ज़ोउ एनलाई कहता है इसको मैं ऐसे ही ऑटोनॉमी दूंगा, ऐसी ऑटोनॉमी दूंगा जैसे मैंने चाइना के किसी स्टेट को नहीं दी है, तुम देखना बस। जवाहरलाल नेहरू भी खुश हो जाते, है ना, ज़ोउ एनलाई भी खुश, दलाई लामा भी खुश, ठीक है। अब जैसे ही ये लोग वापस चाइना जाते हैं, ज़ोउ एनलाई क्या करता है, ज़ोउ एनलाई अपने चाइना वाले लोगों को कहता है कि भैया तिब्बत में जाकर रहना स्टार्ट कर दो, ताकि तिब्बत में चाइनीज़ सेटलमेंट, चाइनीज़ पॉपुलेशन बढ़ जाए। चाइनीज़ सेटलमेंट, चाइनीज़ पॉपुलेशन बढ़ती रहे, ठीक है। जब चाइनीज़ सेटलमेंट, चाइनीज़ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो तिब्बत वाले लोगों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, चलेगी अपनी ही, ठीक है। अब इस चीज़ से परेशान होने लग गए दलाई लामा, है ना। 1958-59 तिब्बत वाले लोगों ने परेशान होकर आर्म्स उठा लिए। सर आर्म्स, एम्यूनेशंस, गन्स, तलवारें उठा लिए और तिब्बत वाले रीजन में रहने वाले चाइना वालों को पिटाई करना स्टार्ट कर दी और उनको वहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये बात ज़ोउ एनलाई को पता चली, ज़ोउ एनलाई ने चाइनीज़ आर्मी को बोला कि भैया जाओ और इन तिब्बत वालों की पिटाई करो अच्छे से जाकर, ठीक है। लड़ाई होती रही 1958-59 और अब तिब्बत वालों की पिटाई होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो तिब्बत वाले भाग के आएंगे कहाँ? तिब्बत वाले, ये रहा तिब्बत वाले भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया में, ठीक है। तो तिब्बत वाले इंडिया में कब आए? दलाई लामा के साथ। दलाई लामा प्लस तिब्बतियंस कहाँ आएंगे? जल्दी बताओ। इंडिया में आएंगे। कब? 1959 में। क्या हो गया बाबा? यहाँ लिख देता हूँ 1959 में, ठीक है।
और दलाई लामा जब इंडिया में पहुंच जाता है तो दलाई लामा हाथ जोड़ लेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, कहता प्राइम मिनिस्टर जी हमें शरण ले दो, हमें शरण दे दो। ठीक है, कौन सी शरण? हमें पॉलिटिकल असाइलम दे दो, राजनीतिक शरण दे दो, पॉलिटिकल असाइलम। पॉलिटिकल असाइलम कब मांगा जाता है ना? जब अपने ही देश से खतरा हो, अपने ही देश की गवर्नमेंट, अपने ही देश की आर्मी अपनी पिटाई कर रही हो, तो हम लोग दूसरे देश में जाकर क्या मांग सकते हैं? पॉलिटिकल असाइलम। कि मेरे देश में मुझे खतरा है, मैं वापस तिब्बत चला गया तो मुझे मार दिया जाएगा, प्लीज़ मेरी इतनी सी हेल्प कर दो कि मुझे बचा लो, हमें पॉलिटिकल असाइलम दे दो। तो लगभग 8 से 10 लाख टिबेटियंस को इंक्लूडिंग दलाई लामा इंडिया जो है वो पॉलिटिकल असाइलम देता है। और ये जो पॉलिटिकल असाइलम है इसमें 2 जगह दे दी जाती है इनको रहने के लिए, एक धर्मशाला और दूसरी धर्मशाला और दिल्ली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना को ये पसंद आएगा? ऑफ कोर्स चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेगा इसके अगेंस्ट में, है ना। ठीक है सर, चाइना को पसंद नहीं आ रहा, चाइना क्या करेगा? चाइना वाला ज़हू एनलाई कॉल करेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बोलेगा कि भैया उनको वापस भेज दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया अगर तू गारंटी दे दे कि तू इनको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, जान से नहीं मारेगा, तो मैं भेज देता हूँ। चाइना कहता है कि भैया देख, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है, पंचशील एग्रीमेंट में इंटरनल अफेयर्स में टांग नहीं अड़ानी, पता है ना तुझे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, है ना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि भैया देख, ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन राइट्स की बात है, तो तू मार डालेगा, तू गारंटी दे दे कि भैया नहीं मारेंगे इनको और मैं वापस भेज देता हूँ सबको, है ना, मैं क्या करूँगा इनको बिना बात के खिला पिला के। ठीक है, तो ज़हू एनलाई कहता है ठीक है अभी बताता हूँ तुझे मैं, है ना। ज़हू एनलाई जो है वो चिढ़ जाता है, इंडिया के साथ रिलेशंस ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। इंडिया जो है वो टिबेटियंस को वापस नहीं भेजता है और इसी वजह से 1962 में अब चाइना जो है इंडिया पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इंडिया चाइना वॉर स्टार्ट किस वजह से हुई? और चाइना पूरी दुनिया में जाकर, यूनाइटेड नेशंस में भी जाकर बोलेगा कि इंडिया भरोसे लायक कंट्री नहीं है ना, ये ट्रीटी की क्या नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता है, इज़्ज़त नहीं करता है, ट्रीटी की, पैक्ट की इज़्ज़त नहीं करता है, संधि की इज़्ज़त नहीं करता है ना। तो चाइना अब क्या करेगा? 1962 में इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब देखो चाइना करेगा क्या, देखो ज़रा क्या करेगा चाइना। चाइना 2 जगह अटैक करेगा। मैं बात कर रहा हूँ 1962 की इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, चाइना अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला एरिया। ठीक है, और अटैक करेगा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सीन क्या था कि इंडिया के और चाइना की क्योंकि रिलेशंस अच्छे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे आर्मी नहीं लगा रखी थी। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे लगा रखा था पैरामिलिट्री फोर्सेस। क्या लगा रखा था? पैरामिलिट्री, रिजर्व फोर्सेस लगा लो, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी थी, आर्मी नहीं लगा रखी थी। ठीक है, और चाइना वाले आ गए, अटैक कर दिया। चाइना वालों ने अटैक कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो ये लोग पहुँच गए आसाम प्लेन्स तक। कहाँ तक पहुँच गए? आसाम प्लेन्स तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, नीचे तक, है ना। याद है, इसी के जस्ट बाद हम लोगों ने नागालैंड बना दिया था। ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया है, 22 किलोमीटर्स की विड्थ है, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक बोलते हैं, हाँ कि ना। तो अब सीन क्या हुआ कि आसाम प्लेन्स तक चाइना पहुँच गया और यहाँ पर चाइना जो है बहुत बड़ा एरिया जो है वो अपने कब्ज़े में कर लेगा। ये पूरा एरिया चाइना कब्ज़े में कर लेगा और इस एरिया का नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन। ठीक है, चाइना क्या करता है? नीचे तक घुसता है चाइना आसाम प्लेन्स तक और फिर बाद में वापस चला जाता है, लेकिन ये एरिया चाइना अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो सीन क्या है, ये अक्साई चीन वाला एरिया है, आज चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ अक्साई चीन इज़ क्लेम्ड बाय इंडिया बट एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना। ठीक है, और ये वाला इलाका है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, या जिसको पहले नेफा बोला जाता था, द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो इसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस एरिया
इज क्लेम्ड बाय चाइना बट एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो ये थी 1962 की इंडो चाइना वॉर। इसके बाद इंडिया और चाइना वाले जो है अपने रिलेशंस ख़त्म कर देंगे, इंडिया चाइना बात करना ही बंद कर देगा। ठीक है, फिर 1979 में इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे स्टार्ट होंगे दोबारा। 1979 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जाएंगे, है ना। वैसे तो 1976 से क्या होता है, 1976 से बातचीत स्टार्ट हो जाती है इंडिया और चाइना के बीच में करस्पॉन्डेंस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, है ना। तो 1976 से क्या हो रहा है, करस्पॉन्डेंस के थ्रू बातचीत स्टार्ट हो गई है। और 1979 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी चाइना भी जाते हैं, है ना, रिलेशंस ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन रिलेशंस कम्प्लीटली ठीक तब होते हैं जब 1988 में राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी ये क्या करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब ये जाते हैं चाइना, तो तब से रिलेशंस ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला कि व्हेन डिड, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर नेहरू या आफ्टर द इंडो चाइना वॉर टू विजिट चाइना। तो कौन था, राजीव गांधी। और राजीव गांधी कब गए, 1988 में गए। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें। ठीक है, पढ़ लेना इसको आप लोग, मैं इसको समझा चुका हूँ, है ना। द इन्वेजन ऑफ 1962 भी अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है। टू डेवलपमेंट स्ट्रेंथ चाइना एंड इंडियाज रिलेशनशिप, चाइना एनेक्स टिबेट इन 1950 एंड दस रिमूव द हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज। चाइना ने टिबेट को जब कब्जे में कर लिया तो हम लोगों को बुरा लगा कि भैया हम भी क्लेम करते थे टिबेट को। द टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन्ड पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959. China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India. तो चाइना वालों ने इल्ज़ाम लगाया हमारे पे कि इंडिया जो है चाइना को तोड़ना चाहता है, इंडिया जो है एंटी चाइना एक्टिविटीज़ करवा रहा है। कहाँ पर, इंडिया में, टिबेटियंस को शरण देकर। चाइना एनेक्स टिबेट इन 1950 एंड दस रिमूव द, अच्छा ये पढ़ लिया ना हम लोगों ने। चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी। चाइना क्या कर रहा है, हमारे 2 एरियाज को क्लेम कर रहा है। कौन से, एक अक्सई चीन वाला इलाका क्लेम कर रहा था और एक नेफा वाला इलाका क्लेम कर रहा था, है ना, जिसके बारे में बताया मैंने। चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्सई चीन एरिया in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and the state of Arunachal Pradesh in the north eastern frontier agency. ठीक है, तो नेफा वाला इलाका और कौन सा वाला, लद्दाख वाला, अक्सई चीन वाला इलाका, ये चाइना क्लेम करता था। 1962 में इसी को हड़पने की कोशिश करेगा। चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962। अक्टूबर 1962 चाइना अटैक कर देगा इंडिया पे on the disputed regions of Aksai Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called the NEFA or the North Eastern Frontier Agency. तो चाइना दोनों साइड से अटैक कर रहा है, एक तरफ लद्दाख वाली साइड में अटैक कर रहा है, एक तरफ नेफा वाली साइड पे अटैक कर रहा है। ठीक है, अक्टूबर 1962। The China war dented India's image at home and abroad. ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो, इंडिया चाइना वॉर हम लोग हारे हैं और हमारा बहुत बड़ा एरिया जिसको अपन अक्सर चीन कहते हैं वो अब चाइना का पार्ट है। तो इंडिया की इमेज चाइना ने वैसे ही ख़राब कर रखी थी कि भैया ये ट्रीटी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, एंटी चाइना एक्टिविटीज़ करवा रहा है, प्लस वॉर हुई और वॉर में हम लोग हार गए, है ना। और वॉर के टाइम पीरियड में वी के मेनन ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, तो ये रिज़ाइन भी कर देते हैं, ठीक है। India had to approach the Americans and the British for military assistance to tide over the crisis. CUT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि 1962 के वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया ने किसका सपोर्ट मांगा था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सपोर्ट मांगा था और किसका, यूनाइटेड किंगडम का सपोर्ट मांगा था। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो चिड़ा हुआ है हमारे पे, क्या वो सपोर्ट देगा, नहीं देगा। चाहे क्या ब्रिटिशर्स सपोर्ट देंगे, ब्रिटिशर्स खुद किसके सपोर्ट में, यूएसए के सपोर्ट में, तो ये दोनों भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने अप्रोच किया था अमेरिकन्स को और ब्रिटिशर्स को वॉर रुकवाने के लिए। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि सर इंडिया और यूएसएसआर तो दोस्त है ना, है कि ना। देखो, इंडिया और यूएसएसआर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इंडिया और चाइना इंडिया और यूएसएसआर बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन यूएसएसआर और चाइना सगे भाई है,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई के लिए सगे भाई की पिटाई नहीं होगी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि चाइना में सोशलिज्म चल रहा है और क्या नाम है इसका, यूएसएसआर में सोशलिज्म चल रहा है और चाइना में चल रहा है कम्युनिज्म, है ना। तो दोनों में एक जैसी आइडियोलॉजी चल रही है, समझ में आ रहा है? और इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल है, ठीक है। सोशलिज्म तो है 80%, लेकिन 20% कैपिटलिज्म भी है। डन। और चाइना इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में यूएसएसआर न्यूट्रल है, यूएसएसआर जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, शांत बैठा हुआ है। It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism, ठीक है। अब क्या हुआ, 1962 का वॉर हम लोग हारे, हमारी इमेज खराब हो गई दुनिया भर में और हम लोगों को बेइज्जती फील हुई, है ना। नेशनल ह्यूमिलेशन लगा कि यार हार गए यार हम लोग, है ना। कोई कंट्री, कोई दूसरी कंट्री, कोई पड़ोसी कंट्री हमारे एरिया में घुस के हमारा एरिया लेकर चला गया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर का राष्ट्रवाद भी जागा, हमारे अंदर का क्या नेशनलिज्म भी जागा और बोला कि नहीं, आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसी कंट्री बनेंगे, इतनी खतरनाक मिलिट्री फोर्स बनेंगे कि सामने कोई भी खड़ा हो पिटाई कर सके हम लोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। द साइनो इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल, ठीक है। अब ज़रा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया और चाइना का जब वॉर हो रहा है 1962 का, इस टाइम पीरियड में हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दो ग्रुप्स बने, एक प्रो यूएसएसआर ग्रुप जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और एक प्रो चाइना ग्रुप। ये जो प्रो यूएसएसआर ग्रुप था ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ये कांग्रेस के सपोर्ट में आ गया और बोला कि भैया हम देश के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जीते। प्रो चाइना वाले जो लोग थे ये चाइना के सपोर्टर्स थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में प्रो चाइना वाले ग्रुप वाले जो थे ये चाइना के सपोर्टर्स थे और ये लोग चाहते थे कि चाइना जीते, ठीक है। और इसी बेसिस पर 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्प्लिट आ जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो टुकड़ों में टूट जाएगी, दो हिस्से हो जाएंगे इसके। और 1964 में जो दो हिस्से होंगे, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही रहेगी जो पुरानी पार्टी है, लेकिन ये जो प्रो चाइना ग्रुप है ये अलग हो जाएगा इससे और बन जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। डन। देखो ज़रा क्या बता रही है। द साइनो इंडियन कन्फ्लिक्ट, इंडो चाइना वॉर की बात कर रहा है, affected the opposition as well. The pro-USSR faction remained with the CPI and moved towards closer ties with the Congress. The other faction closer to China was against any ties with the Congress. The party split in 1964 and the leaders of the latter faction formed the Communist Party of India Marxist, the CPIM. The war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the northeastern region. ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में तो चाइना वाले कहाँ तक घुस गए, आसाम प्लेन्स तो घुस गए, बहुत नीचे तक घुस गए। तो हम लोगों को लगा कि भैया अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट पे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को काट के ले जाएगा चाइना, ठीक है। और इसी वजह से हम लोगों ने फिर क्या हुआ, 1963 में सबसे पहले नागालैंड बनाया, 1972 में हम लोगों ने क्या करा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनाया, ताकि वहाँ के लोग सेटिस्फाई रहे, वो चाइना वालों को सपोर्ट ना करें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या सीन था। A proxy war broke out between the Indian and Pakistani armies in Kashmir during 1947 itself, ठीक है। तो हुआ क्या था, कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह वांटेड कि कश्मीर जो है ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। क्या बने, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। हरि सिंह क्या चाह रहे, इंडिपेंडेंट कंट्री बने। पाकिस्तान मांग करता था, पाकिस्तान का नाम ही अपन ने देखा है ना। तो पाकिस्तान का नाम क्या है, पंजाब। पी से पंजाब मांगता था, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई से सिंध और तान से बलूचिस्तान मांगता था। तो कश्मीर तो मांग ही रहा था ये, है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार बात करी हरि सिंह से, तो हरि सिंह नहीं माना। हरि सिंह को हम लोगों ने बोला कि इंडिया में आ जा, नहीं माना। पाकिस्तान वाले क्लेम कर रहे थे कश्मीर को, पाकिस्तान अटैक कर देगा कश्मीर पे, ठीक है। जब पाकिस्तान अटैक कर देगा कश्मीर पे और हरि सिंह जो है पाकिस्तानी आर्मी को नहीं हरा पाएगा, तो हरि सिंह इंडिया वालों के पास आएगा सपोर्ट मांगने के लिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भैया देख, इंडिया का पार्ट बनता है तो सपोर्ट करेंगे, वरना सपोर्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर देता है, इंडिया बन गया, कश्मीर बन गया इंडिया का पार्ट। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है। अब प्रॉक्सी वॉर, अब इंडियन आर्मी जाएगी और इंडियन आर्मी जो है, अब इंडियन आर्मी जाएगी, जरा अच्छे से बना लेता हूँ, है ना, इतना ख़राब भी नहीं बनाना चाहिए। देखो क्या बता रहा है। ठीक है, अब इंडियन आर्मी जाएगी और इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान आर्मी को यहाँ रोक देगी। ठीक है, अब ये वाला एरिया तो हमारे पास 1962 में हमसे चला जाएगा, ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान के पास रह जाएगा। ठीक है, ये है एरिया पाकिस्तान का यहाँ पर, और ये इंडिया का पार्ट। समझ में आया कि नहीं है? अब ज़रा ध्यान सुनो, होता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी और इंडियन आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, दोनों यहाँ पर रुक गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन थे हमारे पास हरि सिंह के, तो हम लोग पहुँच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस को कहते हैं कि भैया क्या ये हमारा पार्ट है, पाकिस्तान वालों को यहाँ से निकलने के लिए। पाकिस्तान कहता है कि भैया हमने तो छीना है ना, और हम तो क्लेम ही कर रहे थे, हमारे तो नाम में भी किए है। आएगी नहीं समझ में? तो अब हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भैया छोड़ो ये सारी की सारी चीज़ें, जो एरिया जिसके पास है वो एरिया उसके पास रहेगा, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको बोला जाएगा LOC, द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये जो अक्सई चिन्ह या फिर अक्सई चिन्ह और इंडिया के बीच में ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है LAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में है और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, कश्मीर में सारी लाइन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है। देखो जरा क्या बता रहा है। अ प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947 इटसेल्फ। द इशू वाज देन रेफर्ड टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में बात चली जाती है। अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स वाज रिजॉल्व्ड थ्रू मीडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब होता क्या है, चाइना से एक रिवर निकलती है जो कि इंडिया में आती है और इंडिया से फिर पाकिस्तान में जाती है। इस रिवर का नाम है इंदस रिवर। इंदस रिवर, और जो इंदस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है कुछ, आगे ना, कौन सी चेनाब, झेलम, बीस, जिसको व्यास भी बोलते हैं अपन, ठीक है, रावी और सतलज। ठीक है, ये। और पाकिस्तान का सीन क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई चलती रहती थी वाटर शेयरिंग को लेकर। ठीक है, कि भैया कौन पानी यूज़ करेगा, कौन पानी यूज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान में इंदस रिवर के अलावा कोई बड़ी वाटर रिवर की बेसिन नहीं है ना, रिवर वाटर बेसिन कोई नहीं है इंदस रिवर के अलावा। और इंडिया जब पानी रोकता था तो फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम भी होती थी। ये वाला सीन था। ठीक है, अब हमें भी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए पानी, तो काफ़ी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान जो है इस चीज़ को लेकर तू में कर रहे थे। 1960 में वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान को बुलाता है और कहता है कि भैया मैं तुम दोनों के बीच में ट्रीटी करवाता हूँ, और इस ट्रीटी का नाम होगा IWT, द इंदस वाटर्स ट्रीटी 1960। इसमें इंडिया की तरफ से तो ऑफ कोर्स नेहरू जी रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की तरफ से कौन रहेगा, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान रहेंगे। ठीक है, इंदस वाटर्स ट्रीटी 1960 डन, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इंदस, चेनाब और झेलम, इंदस, चेनाब और झेलम, इन तीन रिवर्स को दे देता है पाकिस्तान को। ठीक है, इनको बोला जाएगा वेस्टर्न रिवर्स। क्या बोला जाएगा, वेस्टर्न रिवर्स। तो वेस्टर्न रिवर्स दे दी जाएगी पाकिस्तान को, और ईस्टर्न रिवर्स जो है वो बन जाएगा इंडिया का पार्ट। ईस्टर्न रिवर्स इंडिया का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, तो तीन तीन रिवर्स में बांट देता है ये, और अभी तक ये ट्रीटी जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है ये। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए क्या बता रहा है। द इंडिया पाकिस्तान इंदस वाटर्स ट्रीटी वॉज साइंड बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं।
लाल बहादुर शास्त्री क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में 1965 में पाकिस्तान अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? रन ऑफ कच्छ वाले एरिया पे अटैक करता है, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। कब अटैक करता है? तो ये अटैक रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात में करता है पहले, अप्रैल 1965 में, अप्रैल में यहाँ पर अटैक करता है। और फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करता है। सर क्यों अटैक कर रहा है पाकिस्तान? कश्मीर चाहिए ना उसको। ठीक है, तो पहले तो अटैक किया इसने कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, गुजरात में। और फिर अगस्त सितंबर के आस में जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करता है, अगस्त सितंबर। अच्छा, इंडिया की हालत इस टाइम पीरियड में ठीक नहीं है। इंडिया में चल रहा है डेंजरस डिकेड। इंडिया वालों के पास ना पैसा है, इंडिया वालों के मानसून फेलियर हो चुका है, क्रॉप्स फेल हो चुकी है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है ना, बहुत ख़राब हालत चल रही है हमारी इस टाइम पीरियड में। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे खड़े होकर सब लोगों के सामने स्पीच दे के कहते हैं कि भैया चंदा दे दो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए पैसे नहीं है ना। फिर आपने उसके बारे में पढ़ा ना, मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का निज़ाम जो था, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बहुत सारा सोना जो है वो दान में देता है और फिर हम लोग फाइट करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, तो होता क्या है कि गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर पे इसने अटैक कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि यार इनको ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं। लोगों ने पूछा, आर्मी वालों ने, सर आउट ऑफ सिलेबस क्या? कह रहा हम ना यहाँ से अटैक करते हैं, पंजाब वाली साइड से, और इंडिया जो है पंजाब वाली साइड से अटैक करता है और लाहौर तक पहुँच जाता है। लगभग लाहौर कैप्चर कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले हाथ जोड़ लेते हैं, भैया यार हाथ मिलाओ, हम तो बस चेक कर रहे थे, तुम्हें लड़ना आता ही नहीं आता। ठीक है, और 1955 में क्या होती है, ये वाली वॉर हो जाती है। 1966 में यूएसएसआर जो है इंडिया को बुलाता है। ठीक है, ये वॉर, इस वॉर को रोकने वाला जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। तो यूनाइटेड नेशंस स्टॉप्ड दिस वॉर। ठीक है, रुकाया किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। लेकिन ट्रीटी कौन करवाएगा, है ना, हर वॉर के बाद ट्रीटी होती है, लेकिन ट्रीटी कौन करवाएगा? यूएसएसआर करवाएगा। तो यूएसएसआर जो है वो इंडिया को और पाकिस्तान को बुलाता है, इंडिया को और पाकिस्तान को बुलाता है कि भैया आओ, ट्रीटी करती है, लड़ाई झगड़े अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो यूएसएसआर कहाँ पर बुलाता है? ताशकंद में बुलाता है ट्रीटी साइन करने के लिए, और इसी वजह से इसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। तो ताशकंद एग्रीमेंट कौन सी वॉर के बाद हुआ था? 1965 की वॉर के बाद हुआ था। 1965 की वॉर में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पे और जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया था। रन ऑफ कच्छ पे अटैक किया अप्रैल 1965 में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में अटैक करा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। हम लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने पंजाब वाली साइड से अटैक कर दिया और अब ट्रीटी होने वाली है। 1966 ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। आज उस टाइम पीरियड में उज़्बेकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, इंडिया की तरफ से इस टाइम पीरियड में लाल बहादुर शास्त्री गए, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की साइड से, और पाकिस्तान की साइड से अयूब खान ही है, अयूब खान। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है जनवरी में, है ना, 9 जनवरी 9 जन 1966 ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। अगले ही दिन 10 जन 1966 लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडिया में, जिनका नाम होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है। शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। हम लोगों ने पंजाब बॉर्डर से क्या कर दिया? अटैक कर दिया। आगे आते, इन अ फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर। द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन। ठीक है, लड़ाई कैसे बंद हो गई? यूनाइटेड नेशंस बीच में आ गया, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने वॉर को रुकवा दिया। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, इन जनवरी 1966, और उसके अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। आगे आते हैं, बांग्लादेश वॉर के बारे में देखते हैं, 1971 के बारे में। ठीक है, देखो जरा क्या क्या बता रहा है। In 1970, Pakistan first general elections produced a split verdict. अच्छा देखो इधर क्या हो रहा है। हम सबको पता है कि 2 पाकिस्तान थे, बोलो हाँ कि ना? किया था ना अपन ने? 2 पाकिस्तान थे, एक यहाँ पर था ईस्ट पाकिस्तान, एक यहाँ पर था वेस्ट पाकिस्तान। बोलो, इलेक्शंस होते हैं 1970 में, पाकिस्तान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है
और इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अयूब खान के बारे में पढ़ा। अयूब खान का टाइम पीरियड याद रख लेना, इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1956 टू 1969। ठीक है, अयूब खान का सक्सेसर है याहिया खान। तो याहिया खान के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और इसी के टाइम पीरियड में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है आवामी लीग। क्या नाम है? आवामी लीग। और ये जो आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी है, ये है एक ईस्ट पाकिस्तान के बंदे की जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। अब होता क्या है, अच्छा यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हुई है। एक है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी जिंदा है अभी तक वहाँ पर। ठीक है, ये जो पीपीपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका लीडर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। होता क्या है, इलेक्शंस हो जाते हैं, यहाँ पर तो सीटें बढ़ जाती है इन दोनों के बीच में। ज़्यादा सीटें इसकी आती है, कम सीटें इसकी आती है। मुस्लिम लीग की कम आती है सीटें, पीपीपी की ज़्यादा सीटें आती है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स में आवामी लीग जीत जाती है ना। और आवामी लीग की आ जाती है मेजॉरिटी, मतलब आवामी लीग का बंदा अब बनेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन याहिया खान कहता है कि मैं नहीं मानता। याहिया खान कहता है कि भैया ये इलेक्शन इनवैलिड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। याहिया खान शेख मुजीबुर रहमान को उठाकर जेल में डाल देता है। तो लोग और भड़क जाते हैं, लोग सड़कों पे निकल आते हैं। समझ में आया कि नहीं? और लोग सड़कों पे निकल के आकर कहते हैं कि भैया अब हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं कि भैया हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। ठीक है, मार्च 1971 ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग डिमांड करते हैं या अनाउंस करते हैं कि हम लोगों को बांग्लादेश चाहिए। हम लोगों को एक नया देश चाहिए जिसका नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है सर, फिर क्या होता है? फिर ये जो वेस्ट पाकिस्तान का लीडर है जिसका नाम है याहिया खान क्या करेगा? पाकिस्तानी आर्मी को भेजेगा और पाकिस्तानी आर्मी को कहेगा कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की जाके पिटाई करो। ईस्ट पाकिस्तान में जाएगी पाकिस्तानी आर्मी और अपने ही कंट्री के लोगों की पिटाई करनी स्टार्ट कर देगी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब जब इनकी पिटाई हो रही है यहाँ पर, जब इनकी आर्मी ही इनकी पिटाई कर रही है, तो ये लोग भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे। इंडिया में इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर है द आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आगे ना 1971 अभी इलेक्शन जीत के आई थी और बहुत धुर्राटेदार इलेक्शन 375 सीट्स वाली जीत के आई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के पास ये लोग आए, कहते दीदी प्लीज़ हेल्प। दीदी कहती कौन सी हेल्प करें? कहते दीदी हमें नई कंट्री चाहिए, है ना, हमें सपोर्ट करो, हमें मिलिट्री हेल्प दे दो। दीदी कह रही ठीक है मिलिट्री हेल्प ले लो, और बताओ क्या चाहिए? कहते दीदी पैसा भी नहीं है हमारे पास, प्लीज़ फाइनेंशियल हेल्प दे दो। दीदी बोल रही ओके ले लो फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, तो अब इंडियन आर्मी जाएगी और इंडियन आर्मी विदिन 10 डेज 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी जो है ढाका को 3 साइड से घेर लेगी। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, है ना। पाकिस्तानी आर्मी ट्रैप हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, और अच्छा सर, इंडियन आर्मी क्या इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उसकी पिटाई कर रही है ना? और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हल्की फुल्की आर्मी नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी 90,000 की आर्मी है। ठीक है, तो हल्की फुल्की आर्मी तो नहीं है। तो सर इंडिया क्या इतना स्ट्रांग था? क्या इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि पाकिस्तान वालों की बैंड बजाए, या किसी ने हेल्प करी? हाँ, यहाँ पर हमें हेल्प बहुत मिली। किसकी हेल्प मिली? नो डाउट इंडियन आर्मी स्ट्रांग है ना, पाकिस्तान आर्मी भी स्ट्रांग है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर हेल्प मिली लोकल पॉपुलेशन की, लोकल लोगों ने हमारी हेल्प करी और उसकी वजह से हम लोग जल्दी जीतने लग गए। समझ में आया कि नहीं? फिर क्या हुआ? फिर
पाकिस्तान हार गया, और क्या करेगा पाकिस्तान, ठीक है। 90,000 की पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सरेंडर करेगी। शर्म भी नहीं है इनको, 90,000 लोगों के साथ तो जीते जाते हैं कि नहीं वॉर, ये हार रहे बेवकूफ़ कहीं के, ठीक है। 90,000 की आर्मी जो है वो क्या करती है, 90,000 की आर्मी सरेंडर करती है और इंडिया 1971 का वॉर जीत जाता है। तो 1965 का वॉर जो है वो एक तरीके से बैलेंस्ड वॉर है, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। 1947-48 वाला जो प्रॉक्सी वॉर था वो भी कोई जीता नहीं, है ना, वही जीता नहीं हारा नहीं। लेकिन 1971 में अपन वॉर जीते बाबा, और अब हम वॉर जीते हैं तो हम ट्रीटी करेंगे, आगे ना। तो 1971 कौन जीता वॉर, इंडिया जीता, ठीक है। अच्छा अब ज़रा ध्यान सुनो, याहिया खान मिलिट्री जनरल है, ये वॉर हार चुका है ना, तो क्या अब इसको बैठने देंगे पाकिस्तानी एज अ रूलर, नहीं बैठने देंगे, ठीक है। और पीपीपी इलेक्शन जीती थी, पीपीपी का लीडर था जुल्फिकार अली भुट्टो, ही विल बिकम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 1971 में लड़ाई होती है, हम लोग जीत जाते हैं, और 1971 या दिसंबर या 16 दिसंबर 1971 क्या होता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो बांग्लादेश बनाने का प्रोक्लेमेशन या अनाउंसमेंट कब हुई थी, मार्च 1971 में, और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी इंडियन ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अच्छा 1971 में क्या हुआ, 1971 में वॉर हुई, अगले साल यानी कि 1972 में, जुलाई 1972 में क्या होता है, एग्रीमेंट होगा। अब हम वॉर जीते तो हम बताएंगे एग्रीमेंट का होगा। तो 1972 में हम लोगों ने शिमला में बुलाया इनको, पाकिस्तानियों को, शिमला एग्रीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हर वॉर के बाद एग्रीमेंट होता है, वैसे ही 1972 के वॉर के बाद क्या होगा, शिमला एग्रीमेंट होगा। शिमला एग्रीमेंट में एक तरफ होगा जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, और हमारी तरफ से हमारी आयरन लेडी जिनका नाम होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इन 1970 पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। Zulfikar Ali Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman won in East Pakistan. ठीक है, आगे आते हैं। The Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict. ठीक है, तो पाकिस्तानी रूलर्स याहिया खान वगैरह मान नहीं रहे थे कि भैया आवामी लीग जीती है। Nor were they ready to accept आवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन, और ये लोग ये भी नहीं मानने के लिए रेडी थे कि भैया आवामी लीग जो है वो चाहती है सेल्फ रूल, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में। इन 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीब एंड अनलिस्ड अ रीन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वालों की पिटाई करवानी स्टार्ट कर दी। इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान इन मार्च 1971। ठीक है, आगे आते हैं। थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ 80 लाख रेफ्यूजीज। लगभग 80 लाख लोग इंडिया में आए बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ पर पिटाई हो रही थी इनकी। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. Pakistan accused India of conspiracy to break it up. पाकिस्तान ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि तू हमें तोड़ना चाहता है। इंडिया ने बोला इल्ज़ाम क्या लगा रहा है, हम तो कह रहे हैं कि तुझे तोड़ना चाहते हैं। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं तुम्हें, ठीक है। ये वाला पॉइंट सुनो, ये है पाकिस्तान, ये भी है पाकिस्तान, ठीक है, ये है चाइना। अब ज़रा ध्यान सुनो होता क्या, ज़रा बहुत ध्यान सुनना ये होता क्या। पाकिस्तान तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम में था ना, और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई अब, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया यूएसए, आगे ना। इस टाइम पीरियड में यूएसए और चाइना की भी दोस्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सर चाइना जो है वो तो उसकी टीम में ना, यूएसएसआर के। हाँ, यूएसएसआर की टीम में है, लेकिन 1969 यूएसएसआर और चाइना के बीच में वॉर हुआ है, ठीक है। तो अब चाइना का दोस्त यूएसए, यूएसए का दोस्त पाकिस्तान, तो ये तीनों का नेक्सस बन गया एक, ठीक है। पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, ये चाइना तो ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है इंडिया से, क्यों, 1962 का वॉर, दलाई लामा वाला इशू, ठीक है। और यूएसए तो चिढ़ता ही है क्योंकि ये इसकी टीम में नहीं आया। तो ये तीनों मिलकर सोच रहे थे कि इंडिया की पिटाई कर देंगे, लेकिन इंडिया का दोस्त है कौन, यूएसएसआर, ठीक है। 1971 में या अगस्त 1971 में इंडिया और
यूएसएसआर के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और यूएसएसआर ऐलान कर देता है, यूएसएसआर सुपर पावर है, यूएसएसआर ऐलान कर देता है कि भैया इंडिया मेरा छोटे भाई की तरह है, ठीक है। और हम लोगों ने ये ट्रीटी साइन करी है 20 साल के लिए, फ्रॉम 1971 टू 1991, 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी है ये। अगर 20 साल तक इंडिया के ऊपर किसी ने आँख उठा के भी देखा तो याद रखना मैं वॉर में उतर जाऊंगा। और तुम्हें पता है कि मैं अगर वॉर में उतर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही यूएसएसआर और इंडिया के बीच में ट्रीटी हुई, यूएसए दूर, चाइना दूर, अब बचे इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान को पेल दिया, बांग्लादेश बन गया दिसंबर 1971 में, ठीक है। इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971, ठीक है। आगे आते हैं। दिस ट्रीटी एश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक, ठीक है। तो यूएसएसआर ने क्या कह दिया कि भैया अगर इंडिया के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो मैं वॉर में आ जाऊंगा। A full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. Within 10 days, the Indian army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. ठीक है, तो 90,000 की आर्मी जो है वो सरेंडर करती है। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर। बांग्लादेश फ्री कंट्री हो गया, इंडिया ने कहा कि भैया हम लोग वॉर रोक रहे हैं, तुम लोग वैसे ही सरेंडर कर चुके हो, हम लोग रोक रहे हैं वॉर। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3 July 1972 formalized the return of peace, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है अब वो बांग्लादेश बन गया, एक नई कंट्री बन गया और फिर बाद में पीस आ गया। फिर बाद में 1976 से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपने रिलेशंस रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन May 1974, ठीक है। तो इंडिया ने सबसे पहले क्या करा, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब करा इंडिया ने, तो May 1974 में करा। इसको बोला जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है इसका क्या सीन है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में हम लोगों ने राजस्थान के पोखरन में, इसको पोखरन 1 भी बोला जाता है, ठीक है। पोखरन में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा आगे क्या होता रहा है, अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। अब जरा ध्यान सुनो, 1940s जैसे इंडिया आज़ाद हो गया, 1949 के आसपास से हम लोगों ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काम सौंपा था होमी जे बाबा को। होमी जे बाबा के स्टूडेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ज़रा ध्यान सुनना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना है, लेकिन हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेहरू की जो बेटी प्राइम मिनिस्टर बनेगी यानी कि इंदिरा गांधी कहेगी कि भैया हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं। मतलब नेहरू वाज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स बट इंदिरा गांधी वाज नॉट अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। क्वेश्चन है क्यों? इंदिरा गांधी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि 1964 में चाइना न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। चाइना क्या बन चुका है? न्यूक्लियर कंट्री। अब जब चाइना न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है इसका मतलब 1962 के वॉर में बिना न्यूक्लियर वेपन के उसने हमें हरा दिया था और अब तो न्यूक्लियर वेपन आ गया इसके पास, तो हमें तो कभी भी हराएगा, कभी भी डरा सकता है। तो हमने कहा कि भैया करना पड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे। हालांकि बने नहीं है, अभी टेस्ट ही हुआ है अभी मई 1974 में पहला। When Communist China conducted nuclear test in October 1964, the 5 nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France and China, Taiwan then represented China. Also, the 5 permanent members of the United Nations Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the NPT of 1968 on the rest of the world. अब जरा ध्यान सुनो हुआ क्या। यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है और ये 5 परमानेंट मेंबर्स जो है ये कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम, USSR उस टाइम पीरियड में है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस,
और चाइना। ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। और 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर पावर बना दिए, मतलब 1964 से पहले इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1968 में ये लोग एक ट्रीटी लेकर आते हैं जिसका नाम है द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, और ये लोग बोलते हैं कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स अच्छी चीज़ें नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स अब कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि कोई नहीं बनाएगा मतलब तुम लोग भी नहीं बनाओगे, तुम लोग भी ख़त्म कर दोगे सारे न्यूक्लियर वेपन्स। तो इन लोगों ने कहा नहीं, 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने जिसने न्यूक्लियर वेपन बना दिया उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, उसके बाद कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया ने कहा कि भैया देखो ये है डिस्क्रिमिनेटरी, तुम लोग क्या करना चाहते हो हम समझ गए, तुम लोग करना चाहते हो मोनोपोली, है ना, तुम लोग मार्केट बनाना चाहते हो न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ तुम ही बनाओगे, तुम अपने पास ही रहोगे, है ना, और तुम दूसरों को बेचोगे। ठीक है, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। इंडिया ने 1968 की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को के ऊपर साइन नहीं करा और बोला कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ठीक है, आगे आते डन है। देखो क्या बता रहा है, इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी and had refused to sign it. India conducted a series of nuclear tests in May 1998. ठीक है, मई 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम के किसमें लीडरशिप में मई 1998 में हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति किया। क्या किया हम लोगों ने? ऑपरेशन शक्ति। इसको अपन पोखरण 2 भी बोलते हैं, पोखरण 2 भी बोलते हैं। दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट करा और मई 1998 में इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर। याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बने हैं कब? मई 1998। ठीक है, इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purposes. India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes no first use. ठीक है, अच्छा, इंडिया जो है 2 पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करता है। एक पॉलिसी है नो यूज़ की पॉलिसी। इंडिया कहता है कि अगर हमारी लड़ाई किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री से हो जाए, मतलब मान लो हमारी लड़ाई हो जाए बांग्लादेश के साथ, हमारी लड़ाई हो जाए किसके साथ? नेपाल के साथ, किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री से अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ ही नहीं करेंगे। नो यूज़ की पॉलिसी है। इंडिया की दूसरी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी। सर नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी में इंडिया कहता है कि भैया देखो ऐसा है, अगर हमारी लड़ाई किसी न्यूक्लियर कंट्री से हो जाती है, अगर हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो जाती है, अगर हमारी लड़ाई चाइना से हो जाती है, ठीक है, और जब हमारी लड़ाई किसी न्यूक्लियर कंट्री से हो रही है तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने इस्तेमाल कर दिया तो सारे छोड़ देंगे, पिटाई कर देंगे, अच्छे से मोर बना देंगे मार मार के। क्लियर? ये वाला। और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर का द एंड। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आज वाली क्लास जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आप लोगों को बोर्ड्स की तैयारी करनी है, कहाँ गया, अगर आप लोगों को बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बोर्ड्स की, और अगर आप लोगों को बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करनी है, तो बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बोर्ड्स और सीयूटी की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारा महापैक ले सकते हो। और महापैक लेने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742। Y742 में Y742 कोड लगाती है आप लोगों को बहुत सारे डिस्काउंट मिलेगा। इसमें बोर्ड्स और सीयूटी सारी तैयारी करवाई जा रही है, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपन जो है इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, क्वांट्स, रीजनिंग जैसे 11 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 11 अलग अलग टीचर्स के साथ। और बोर्ड्स और सीयूटी फोड़ने के लिए अपन रेडी हो जाते हैं। और ये वाला बैच जो है अपना तब तक चलेगा जब तक सीयूटी का एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, है ना। जब भी बैच लोगे आप लोग Y742 पे आप लोग क्या कर सकते हो, कोड लगा सकते हो डिस्काउंट के लिए। इससे आप लोगों को 17 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। किसी को भी अगर PDF वगैरह चाहिए या बैच वगैरह लेना है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और मेल करके बोल सकते हो कि सर आप हमें जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। और किसी को बैच लेना तो भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो,
khan.ayub@adda247.com पर। ठीक है सर, किस तरीके से बैच ले? अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मेल करिए, या फिर आप लोग खुद भी ले सकते हैं। आप लोगों को जाना पड़ेगा adda247 की वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, यहाँ जाकर लिखिए adda247। जैसे ही लिखेंगे अपन, यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, खुल जा सिम। देखो खुल जा सिम बोलना पड़ता है इसको। फिर ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे जाएंगे अपन, कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा है नेट। ओहो, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखाई देगा, सीयूटी यूजी का ऑप्शन दिखाई देगा, सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अपन यहाँ जाएंगे व्यू ऑल पे, और जैसे ही जाएंगे अपने को यहाँ पर दिखाई देगा सीयूटी के 2 महापैक। ठीक है सर, कौन सा ले? दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आप लोगों को किताबें मिलेगी, इसमें किताबें नहीं मिलेगी, बाकी बैच सेम है। ठीक है, कब तक चलेगा? जब तक सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं होता, बोर्ड्स के बाद भी चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है आप लोगों के लिए। सर कितने रुपए का बैच है ये? कुछ 14,999 का है, लेकिन मैंने आप लोगों को कोड दिया है। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाकर कोड लिखिए Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कर देंगे 2,550 रुपये अपने बच जाएंगे। ये वाला बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 12,449 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, इसमें बुक्स नहीं है, लेकिन ई बुक्स वगैरह मिलेंगे आप लोगों को। सारी क्लासेस मिलेगी आप लोगों को, प्लस क्या कहते हैं, सिलेबस होने के बाद दोबारा सिलेबस करवाया जाएगा। तो अपनी वीक टॉपिक्स वगैरह कर सकते हो आप लोग। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिल रही है ना, और बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है हमारी तरफ से। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को क्या लेना है, अगर आप लोगों को लेना है क्या कहते हैं उसको, बुक्स वाला महापैक, तो भी आप लोग ले सकते हो। तो बुक्स वाला महापैक ये रहा, इस पर क्लिक करिए, ज़रा देखिए कितने में है। ये 17,999 हम लोग को दिखा रहा है। बाय नाउ पे जाते हैं अपन, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर लिखेंगे Y742 और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई कर देंगे 3,060 रुपये अपने बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 14,939 रुपीज़ में मिलने वाला है। इसमें सारी की सारी किताबें मिलेगी आप लोगों को, जो कि आप लोगों के घर तक पहुँचाई जाएगी विदाउट डिलीवरी फीस। ठीक है, तो बढ़िया। adda247 का ऐप भी आप लोग जो है वो ज़रूर डाउनलोड करिए। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।